नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। उसके बाद से हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के बाद से हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार संतुलित और असंतुलित। उसके बाद से हम लोग असंतुलित समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो विधि हम लोग सीखे हुए थे, एक अनुमान विधि और दूसरा बीज गणितीय विधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसमें हम लोग लगभग इतना चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अपचयन या अवकरण, जिसे रिडक्शन कहते हैं। उपचयन अपचयन, इसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग एक एक टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, एक एक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि ये सब अभिक्रियाएं क्या होती है। उसका कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे और इसमें से बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। याद कीजिए, इसके पहले हम लोग किए हुए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन। क्या चीज? कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ यहाँ पर कुछ रिएक्शन से लेते हैं। पहला रिएक्शन हम लेते हैं मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम लोग जलाए थे, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बना था। फिलहाल इसे हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो एक इक्वेशन हो गया ये। अच्छा जी, दूसरा हम ले लेते हैं एग्जांपल आपका, कार्बन को मतलब कोयले को यदि हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, चूंकि ये दोनों अधातु है, इसलिए लास्ट में जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है, तो इसका नाम रखना कौन सी हो जाता है? जरूरी हो जाता है। इसीलिए इसको बोलेंगे कार्बन, दो को बोलते हैं डाई, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन से ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये धातु है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर 1 है, तो चूंकि ये धातु है इसलिए इस 1 की चर्चा करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये अधातु रहता, मान लो यहाँ पर इस तरह का यदि ये CO रहता, तो यहाँ पर ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो यहाँ पर 1 है, तो इस स्थिति में इसको कार्बन मोनो ऑक्साइड, 1 को केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो। तो अब यहाँ पर इसको हमको बोलना पड़ता है, इस 1 का चर्चा करना पड़ता है कि ऑक्सीजन के कितने एटम? 1, इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जब धातु है तो इसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया, कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये है चूना पत्थर। क्या चीज? चूना पत्थर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग चूना।
या कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक चौथा उदाहरण हम लेते हैं कि जल के ऊपर क्या चीज, जल के ऊपर विद्युत धारा सप्लाई किया जाए, विद्युत धारा सप्लाई किया जाए, धारा प्रवाहित जाए, ये टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यदि जल से आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना हो तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, विद्युत धारा सप्लाई कीजिएगा। विद्युत धारा हम सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा सिलेंडर वगैरह में, जो हॉस्पिटल वगैरह में आप देखते हैं सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन गैस भरा रहता है, तो कुछ हद तक इसी प्रक्रिया से उस ऑक्सीजन को सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में हाइड्रोजन जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास के बाद क्या करेंगे, करेंगे। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, AgCl, क्या लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और इसको हम रख देते हैं सनलाइट में, सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में इसको हम रख देते हैं। कहाँ पर रखते हैं, सनलाइट में, सूर्य प्रकाश। तो ये जब सूर्य के प्रकाश में इसको हम रखेंगे तो इसमें से Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Ag का मतलब होता है चांदी, इसमें से Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। AgCl नहीं, सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखेंगे तो इस धूप में रखेंगे तो वहां पर ये Ag जो है चांदी उसमें से अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन कब, जब इसको सनलाइट में रखेंगे तब, सनलाइट में रखेंगे तब। एक और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। मान लो कि अपने पास, आप याद करो कि हम लोग एल्युमिनियम लिए हुए थे, नहीं, और उसमें H2SO4 डाले हुए एल्युमिनियम का फॉइल प्रैक्टिकल में लिए हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, एल्युमिनियम का फॉइल लिए हुए थे और उसको हम H2SO4 के अंदर डाले हुए थे, तो क्या निकल रहा था, गैस निकल रहा था, हॉट हो गया, गर्म हो गया था, नहीं, हाँ। तो यहाँ पर अब देखो आप, अच्छा इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। हम ले ले लोहा, क्या ले लें, लोहा ले लें और कॉपर सल्फेट ले लें, क्या ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये Cu को यहाँ से हटा देगा, Fe इसके जगह पर आकर के बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, तांबा इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। नहीं, अपने पास लोहा रहेगा और उसको कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, लाइट हल्का ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का घोल लेंगे और उस घोल में हम लोहे के कील को डालेंगे और कुछ देर तक वेट करेंगे तो हम पाएंगे कि लोहा, ये कॉपर सल्फेट से ये कॉपर अलग हो जाएगा और लोहे के वो कील पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, वहां से हम कॉपर को अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि Fe जो हो Cu को हटा दिया, इसके जगह पर क्या हो गया, बैठ गया। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं हम, एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर कि Zn प्लस H2SO4 जिंक हो गया, ये क्या हो गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकली किए हुए थे, बेरियम क्लोराइड था, याद करो आप, बेरियम क्लोराइड था और उसके बाद से हम लोग लिए थे H2SO4, क्या लिए थे, H2SO4 हम लोग लिए हुए थे। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, ये Ba जो है हाइड्रोजन को हटा दिया था, यहाँ पर आ गया था और ये यहाँ पर आ गया था, मतलब ये बना था आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम अब प्लस प्लस HCl, HCl
एल। नहीं, तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखे हुए थे कि बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग मिलाते थे, तनु होना चाहिए वाला, और उसके बाद से ये बेरियम सल्फेट का वो छेप बना था, जो पेंदी में आप देखे थे, जो हम लोग ट्यूब लिए हुए थे नहीं, तो उस ट्यूब में पेंदी में जो व्हाइट कलर का एक अघुलनशील पदार्थ बना हुआ था, उस अघुलनशील पदार्थ जो श्वेत कलर का था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेड, अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप बना हुआ था। अब इतना रिएक्शन हमने देखा, अब इसमें हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। क्या ये सभी टाइप का रिएक्शन जो है, मतलब ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, जो 7 उदाहरण हमने लिया है, क्या ये एक ही टाइप का है कि अलग अलग है? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट में आप देखो, इसमें क्या हो रहा है कि दो पदार्थ को मिलाने से एक पदार्थ बन रहा है। देखो, इसमें दो पदार्थ को मिलाने से एक पदार्थ बन रहा है। इसमें भी देखो, दो पदार्थ को मिलाने से एक नया पदार्थ बन रहा है, नया मैटर बन रहा है, जिसका गुण इसके गुण से कौन सी है? अलग है। फिर इसमें देखो क्या हो रहा है, एक पदार्थ जो है दो पदार्थ में टूट रहा है। देख रहे हो? इसमें देखो, दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन रहा है, दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो पदार्थ में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, ये Fe जो है ना, एक कॉपर को मार करके भगा दिया। CuSO4 एक साथ था, ये क्या किया, इसको मार करके भगा दिया। मतलब ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये क्या कम शक्तिशाली है। तो एक Cu को यहाँ से हटा दिया। हटाने का मतलब विस्थापित कर दिया। कौन? Fe। कौन? Cu को कौन हटाया? Fe। तो हम हटाने का मतलब विस्थापित करना नहीं, तो Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? और इसके जगह पर या करके बैठ गया, Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। तो इसमें का देखो, ये Ba जो है ना, इसके H को हटा दिया। मतलब ये Ba यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। मतलब ये यौगिक जो है ना, अपने इस आयन का अदला बदली कर लिया। इस आयन का देखो, यहाँ पर Ba यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, मतलब Ba H के जगह पर आ गया H। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर, इसमें इसके समूहों का अदला बदली हो रहा है, समूहों का अदला बदली हो रहा है। अब यहाँ पर अब देखो, तो इसमें कौन कौन सा जो रिएक्शन है, अभिक्रिया, वो एक टाइप का है। चलो, ये दोनों एक टाइप का है। इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बन रहा है। दोनों में दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर के। अच्छा, ये 3 4 5 में आप देखो, एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है, एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है, एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों एक टाइप का है, और ये है अलग टाइप का, और ये कौन सी है? अलग टाइप का है। तो सवाल है कि ये रासायनिक अभिक्रिया अलग टाइप का है, ये तीनों अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, तो नाम भी इसका अलग अलग होना चाहिए। जब गुण अलग अलग है, काम अलग अलग हो रहा है, तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं, ये वाला अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुटना, संयोग मतलब जुटना, कॉम्बिनेशन। इसमें क्या रहा है कि दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? अब बताओ, इसका डिफिनीशन क्या होगा संयोजन अभिक्रिया का? कि जब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बने, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अब थोड़ा ढंग से डिफिनीशन दे देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। याद हो गया? संयोजन अभिक्रिया।
जब दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाता हो तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे संयोग मतलब जुड़ना नहीं। अच्छा जी, तो इसमें आपका इस टाइप से होगा, दो पदार्थ ए और बी मिल करके एक नया पदार्थ क्या बनाएगा? इस टाइप की अपक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। अब यहाँ पर देखो ये टूट रहा है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक में भी टूट सकता है। तो इसमें देखो ये तीनों में क्या हो रहा है, पदार्थ एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। तो टूटना का मतलब होता है कौन चीज? वियोजन, अपघटन नहीं। तो इसको हम कहेंगे कौन सा क्रिया? तो ये उदाहरण हो गया किसका? वियोजन अपक्रिया का। ये उदाहरण हो जाएगा वियोजन अपक्रिया का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषा इसको हम लोग परिभाषित करते हैं इसको। वियोजन अपक्रिया जब वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता हो। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता हो तो उसको हम कहते हैं वियोजन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या चीज? टूटना। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता हो उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। अच्छा, अब वियोजन अपक्रिया, अब यहाँ पर देखो ये F6 नंबर में FeCu को विस्थापित कर दे रहा है। ये तत्व हो गया, ये क्या हो गया? यौगिक। तो ये तत्व जो है ना, इसमें जो तत्व है Cu उसको क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो इस तरह का अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे रहा हो, हटा दे रहा हो। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे रहा हो, हटा दे रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे रहा हो, हटा दे रहा हो और खुद उसका स्थान क्या कर रहा हो? ले रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर देखो इसमें डबल विस्थापन हो रहा है। देखो ये Ba इसको हटा दे रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि HBa को हटा दे रहा है। देखो ना, ये Ba H को हटा दे रहा है, यहाँ पर आ गया है, H को हटा दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि H भी Ba को हटा दे रहा है। नहीं, इसीलिए इसमें डबल विस्थापन हो जा रहा है, दो बार विस्थापन हो गया। ये इसको हटा दिया, ये भी कह सकते हैं कि ये इसको हटा दिया। नहीं, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें समूहों का मतलब आयनों का अदला बदली हो। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का अदला बदली करते हो। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का अदला बदली करते हो, मतलब आयन का आदान प्रदान होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। मतलब दो बार विस्थापन हो रहा है। कितना बार? दो बार। तो वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते हो। आयन का मतलब होता है, जैसे देखो NaCl, तो Na का परमाणु संख्या 11 होता है। क्या होता है? इसको किसके जैसा होना पड़ेगा? 10 के जैसा नहीं, अक्रिय गैस के जैसा होना पड़ेगा। तो इसके पास 11 होता है, 11 है इसके पास, इसको होना चाहिए 10 के बराबर। तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। और क्लोरीन के पास कितना होता है? 17। तो इसको एक घटा हुआ है, तो एक इसको चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो त्यागने वाले पर एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाता है। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टीज, एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को हम लोग कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं? आयन।
तो जो त्यागता है या जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। तो जो त्यागता है उसके ऊपर धन आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, और जो लेता है वो ऋण आयन होता है, निगेटिव आयन कहलाता है वो। इस तरह से इसका गुण चेंज हो जाता है। जब आयन की उत्पत्ति होती है तो उसमें खींचने का है कि नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज आ जाता है उसके अंदर। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है या लेता है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर त्याग करके लेकर के एक नया चीज ये बन जाता है। क्या बन जाता है? नया चीज, जिसको हम यहाँ पर बोले हैं NaCl। क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी एक यौगिक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो ये भी इसके ऊपर भी आयन उत्पन्न हुआ होगा, इसके ऊपर भी आयन उत्पन्न हुआ होगा। इस तरह से हम कहते हैं कि अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, आयनों का अदला बदली करते हैं। मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका संयोजन अपक्रिया, ये हो जाएगा वियोजन अपक्रिया, ये हो जाएगा आपका विस्थापन अपक्रिया, और ये हो जाएगा द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर वियोजन अपक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखो वियोजन अपक्रिया ये तीनों हो गया, ये तीनों हो गया वियोजन अपक्रिया हो गया। तो देखो इसमें ये तीनों एक ही टाइप का कि ये अलग अलग है, जल्दी से बोलो। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा प्रवाहित करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के लिए विद्युत सप्लाई करना पड़ेगा, वो गर्म करने से नहीं होगा। जल को गर्म करोगे और आप सोचो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए तो नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया AgCl। इसको जब हम सनलाइट में रखेंगे तो ही इसमें से Ag और Cl क्या होगा, अलग होगा, नहीं तो अलग नहीं होगा। तो ये भी वियोजन अपक्रिया, ये भी वियोजन अपक्रिया, क्योंकि एक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है। ये भी वियोजन, ये भी वियोजन, लेकिन अंतर है, इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। इसको तोड़ने के लिए विद्युत सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। और इसको तोड़ने के लिए प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। तो इस तरह से हमारा वियोजन अपक्रिया को हम तीन टाइप में बांट सकते हैं। एक हो गया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा हो जाएगा विद्युतीय वियोजन अपक्रिया, और तीसरा हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। विद्युतीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपना वियोजन अपक्रिया जो है कितने टाइप का? तीन प्रकार का। एक हो जाएगा ऊष्मीय, ऊष्मीय, एक हो जाएगा विद्युतीय, विद्युतीय, और एक हो जाएगा प्रकाशीय, प्रकाशीय, प्रकाशीय क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। और वियोजन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन। अब कुछ चीजों पर हम फोकस करते हैं। अब देखो, इस सब को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। एनर्जी का मतलब ऊष्मा कौन सी है? एनर्जी है। विद्युत सप्लाई का मतलब विद्युतीय ऊर्जा हो गया, नहीं, और सनलाइट भी ऊर्जा का स्रोत है, वो भी एक एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, नहीं, तो ये भी, इसको भी घूस देना पड़ेगा, ये भी घूसखोर है, ये भी घूसखोर है। तो तीनों किस तरह का घूस लेगा? पैसा नहीं, घूस के रूप में इसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए।
तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जो घूसखोर हो, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो क्या चीज हो, घूसखोर मीन्स जो ऊर्जा लेता हो, तो लेने का मतलब ऊर्जा का अवशोषण करता हो, क्या करता हो। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जो ऊर्जा का अवशोषण करता हो, जो ऊर्जा लेता हो, उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करता हो, मतलब जब तक उसको हम ऊष्मा देंगे नहीं, हीट देंगे नहीं, एनर्जी देंगे नहीं, तब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा, नहीं टूटेगा। तो उस तरह का अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब आपसे कोई पूछे कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, क्या जवाब दीजिएगा। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब ऊष्मा वो शोष मतलब सोखता हो, शोषित करता हो, अवशोषण करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो लगभग लगभग जितना भी वियोजन अपक्रिया है वो सब ऊष्मा शोषी अपक्रिया ही होता है। उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा चाहिए। अब कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, घर में पेंट पोचारा होता है दीपावली के टाइम में, शादी के टाइम में। तो मान लो आजकल तो कलर चल गया, नहीं पहले क्या था कि लोग चूना लाते थे, क्या लाते थे, चूना। और चूना ला करके उसको पानी में डालते थे, और पानी में डालने के बाद से जब वो बुझ जाता था, मतलब ठंडा हो जाता था, तो उसको हम लोग दीवार पर क्या करते हैं, लेप कर देते हैं। अभी भी होता है गाँव वगैरह साइड में, नहीं। तो अब देखो आप मार्केट गए, तो मार्केट से लाते हैं आप चूना, चूना कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। ये हो गया आपका कली चूना, नहीं, या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें हम मिला देते हैं जल, पानी में इसको हम डाल देते हैं। गए मार्केट, मार्केट से लाए चूना, चूना का डाल दिए पानी में, किसमें डाल दिए, पानी में डाल दिए। तुम लोग का व्यवस्था हम करते हैं दोनों तीनों का, रुक जा, कल से गायबे कर देते हैं। कली चूना और जल, तो कली चूना को जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, खौलता है, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। घर पे देखो ये आप लोग, जब हम लोग चूना लाते हैं बर्तन में उसको डालते हैं, नहीं तो वो क्या होता है, या जो पान वाले होते हैं देखिएगा, वो चूना वगैरह लाते हैं और चूना जो बनाते हैं तो पानी में पहले डालते हैं, और डालने के बाद वो पूरा बर्तन जो है एकदम गर्म हो जाता है। मतलब गर्म होने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के 5 लक्षण बताए थे ना, कि बर्तन दो चीजों के मिलाने पर यदि बर्तन गर्म हो जाए, टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर में वृद्धि हो, तो समझ जाना क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जब हमने कली चूना को जल में मिलाते हैं तो इस स्थिति में ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा। इसको देने की जरूरत नहीं है, ऊष्मा स्वतः निकलना चालू हो जाता है। और ये अब जब ठंडा होता है तो रिएक्शन करने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हो गया बुझा हुआ चूना, ये हो गया बुझा हुआ चूना, हो गया बुझा हुआ चूना हो जाएगा ये वाला, नहीं। और क्या निकलता है, ऊष्मा, एनर्जी निकलता है प्रचुर मात्रा में, ऊष्मा निकलता है इसमें। अरे जब पानी में इसको मिलाते हैं तो खौलता है, खौलने के बाद ऊष्मा नहीं निकलता है, गर्म नहीं हो जाता है। तो गर्म होने का मतलब ऊष्मा, और ऊष्मा कौन सी है, एनर्जी है। कौन सी है, एनर्जी है। तो इस सब क्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा, नया पदार्थ तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ
ऊष्मा मतलब ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसको ऊष्मा देना पड़ रहा था। ये स्वतः इसमें से दो चीजों को मिलाते हैं तो स्वतः ऊष्मा निकलता है, तो अलग टाइप का हो गया। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये बुझा हुआ चूना को जब हम दीवार पर दीवार पर जब हम लगा देते हैं, नहीं तो वायु में जो CO2 होता है उससे फिर ये रिएक्ट करता है। ये बुझा हुआ चूना जब इसको हम दीवार पर लेप करते हैं तो ये वायु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में आता है। और वायु में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? और भी गैसेज होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद फिर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस बनता है H2O, जल बन जाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का भी सूत्र होता है। और खड़िया चौक जिसे हम लिखते हैं बोर्ड पर, उसका भी सूत्र यही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है, संगमरमर का भी सूत्र यही होता है। और खड़िया मीन्स चौक, हाँ खल्ली, वो ग्रेट खल्ली नहीं, लिखने वाला खल्ली। तो ये खल्ली का भी सूत्र यही होता है। असल में अब ये जैसे जैसे अब सूखते जाता है तो चूंकि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं तो ये चमकना चालू हो जाता है। इस तरह से हमारा दीवार जो होता है कुछ ही घंटों के बाद वो लाइट देना चमकना चालू हो जाता है। तो क्या किया आपने? मार्केट से लाया चूना। कौन सा चूना? कली चूना। तो एग्जाम में जब भी आए चूना, तो चूना ये भी चूना ही है, ये भी चूना ही है और ये भी चूना ही है। लेकिन चूना कहे तो ये वाला चीज लिखिएगा, भुजा हुआ चूना कहे तो ये वाला चीज लिखिएगा, और चूना पत्थर कहे तो ये वाला लिखिएगा। तो हम मार्केट से लाए चूना, चूना में मिला दिए जल, दोनों रिएक्ट किया तो बन गया भुजा हुआ चूना और ऊष्मा निकला। इसीलिए इस अपक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब जब चूना ठंडा हो गया तो उसको हमने पानी मिला करके दीवार पर लेप किया। तो दीवार पर लेप करेंगे तो वायुमंडल में है CO2 से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके चलते वो 2 घंटा 4 घंटा के बाद से वो चमकना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। क्या होता है? चालू हो जाता है। कोई दिक्कत? अब अपना श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देख लो, ये वाला एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाता है जल। याद करो, प्रैक्टिकल में हम लोग एल्युमिनियम और क्या कहते हैं H2SO4 एसिड को जब हम लोग प्रखनली में रखे हुए थे तो एक गैस निकल रहा था। वो गैस कौन सा था? H2। एक बैलून में स्टोर किए हुए थे, वो गैस कौन सा था? हाइड्रोजन गैस था। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या बताए थे कि जब उसको हम आग के नजदीक ले जाएंगे तो जब उसका टेम्परेचर ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद से जल बनेगा। इतना ज्यादा एनर्जी बनता है कि बूम से करेगा। जैसे बम वगैरह फिल्म वगैरह में देखते हैं फेंकता है तो कैसे ऐसे इस टाइप का निकलता है, लावा टाइप का निकलता है ना, उसी टाइप से बूम से करेगा वो। तो इस तरह से वो गर्म होकर के और पानी किसमें बदल जाता है? भाप में। तो उस पानी को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको रिएक्ट ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर।
तो चलो मान लो कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गया, जल। तो कौन सा अपक्रिया, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बन रहा है, ये संयोजन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया हो गया ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो गया ये वाला संयोजन अभिक्रिया। चलो जी, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जल। क्या ले लेते हैं, और जल के ऊपर हम सप्लाई करेंगे विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत। अब क्या होगा जल्दी से बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो H2 प्लस। अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो चलिए अब इसमें क्या है, कौन सा क्रिया हो गया, वियोजन। एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है, तो टूटना वियोजन, और जुड़ना संयोजन, जुड़ना संयोजन, टूटना वियोजन। तो ये हो गया संयोजन, ये क्या हो गया, तो देखो तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। इसमें दो पदार्थ मिल करके एक बन रहा है, और इसमें एक पदार्थ टूट करके दो बन रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मतलब संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के विपरीत होता है। तो प्रश्न उठता है कि इसका कोई प्रश्न करे कि संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि संयोजन अपक्रिया में दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है, जबकि वियोजन अपक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या चीज है, विपरीत है। उदाहरण ये क्या करेंगे, दे देंगे। अब हमारा प्रश्न था कि श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, कैसे। भोजन का पचना कौन सा अपक्रिया, भोजन का पचना, भोजन जो हम लोग करते हैं पेट में जाता है, पच गया। अरे रासायनिक अपक्रिया तो है ही, कौन सा टाइप है वो, वियोजन अपक्रिया है। क्योंकि जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब चीजें रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं कि जो भोजन आप करते हो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सूत्र होता है C12H22O11, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब ये भोजन जब हम करते हैं तो उसके साथ हमारे पेट में जाता है। अब पेट में जाने के बाद से जो होता है वहां जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, बायो में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज में टूट जाता है। तो देखो तो एक पदार्थ दो पदार्थ नहीं टूट गया, तो क्या कहेंगे इसको, वियोजन अपक्रिया। तो भोजन का पचना, भोजन का पचना वियोजन अपक्रिया। अब हम बात करते हैं श्वसन क्या चीज है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि जब सांस हम लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड के साथ मिल करके चला जाता है सेल में, कोशिका में, और कोशिका में जाता है। और जो हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन को भी ब्लड लेकर चला जाता है कोशिका में। तो पहले से कोशिका में ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है हमारे सेल में, और यहाँ पर चला गया ऑक्सीजन। क्या चला गया, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद से और तो प्रोडक्ट बनता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बनता है एनर्जी। मतलब बन जाएगा CO2, कौन सा गैस बनेगा, H2O, और बनता है ऊर्जा, स्टोर होता है। क्या स्टोर हो जाता है, ऊर्जा बनता है। तो इस क्रिया में क्या बना, यही ऊर्जा जो होता है ATP के रूप में, बायो में हम पढ़ाएंगे आपको, ATP के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जो हम काम करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे काम में क्या होता है, खर्च होता है। इसीलिए खाना जब वो ऊर्जा खत्म हो जाता है तो हमें भूख लग जाता है, तो फिर खाना खाते हैं, फिर वही काम होता है, फिर ये आपका सेल में सभी क्रियाएं होती है, फिर वहां पे एनर्जी बनता है। क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और उसके बाद से फिर हम अपना काम कार्य वगैरह करते हैं। ठीक है, तो श्वसन भी क्या चीज है, ऊष्मा, अरे एनर्जी बनता है श्वसन के दौरान। श्वसन क्रिया में क्या बनता है, एनर्जी, ऊर्जा बनता है। इसीलिए वो भी क्या चीज है, ऊष्मा क्षेपी। जिस अपक्रिया में ऊर्जा बने, एनर्जी बने, ऊष्मा उत्पन्न हो, हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। तो ऊर्जा बन रहा है तो कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। तो अब